हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और आज हम लोग आपके लिए एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हर एग्ज़ाम की दृष्टि से करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले कोई भी आपकी एग्ज़ाम है, अगर आप व्यापम की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अब आपके लिए शुरुआत की है वीकली करंट अफेयर्स की। इसमें मैं आपको पूरे एक सप्ताह में जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगी और उन प्रश्नों के साथ साथ उनके जवाब में हम लोग बताएंगे कि कहाँ पर क्या क्या और नए चेंज हुए हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने शुरुआत की है उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर। अभी तक देशीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी परिवर्तन हुए हैं वो हम आज इन प्रश्नों में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की, यानी कि पहला करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने ये प्रश्न के रूप में पूछा है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए और आप लोगों को साथ ही साथ मुझे कमेंट करके अपने जवाब देने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, ए इंद्रमणि पांडे, बी राहुल सचदेवा, सी निर्मल त्यागी और डी मनोज पांडे। आपको बताना है कि किस राजनयिक को हमारे द्वारा यूएसए में अब अगला जो है विदेश सेवा के एक अधिकारी के रूप में उसे हमने चुना है। तो इसका सही उत्तर है इंद्रमणि पांडे। और आपको मैं बता दूं कि इंद्रमणि पांडे जो हैं वो 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। ठीक है, और अभी इस समय वे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंद्रमणि पांडे जिन्हें नियुक्त किया गया है वो अभी भारत में किस पोस्ट पर हैं, किस पद पर हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि इंद्रमणि पांडे जो हैं वो अलग अलग जो हमारे द्वारा मिशन हैं उनमें भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और जेनेवा में भी इन्होंने बहुत सारे जितने भी मिशंस पे काम किया उस पर काम इन्होंने किया है। अब इन्हें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत की ओर से अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इसके विकल्प हैं, ए 60 करोड़ डॉलर, बी 40 करोड़ डॉलर, सी 70 करोड़ डॉलर और डी 90 करोड़ डॉलर। आपको बताना है कितने की राशि मंजूर की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग में विस्तार किया है और विस्तार करते हुए उन्होंने 40 करोड़ यानी कि लगभग 3000 करोड़ रुपए की 40 करोड़ डॉलर की उन्होंने सहायता दी है। मतलब लगभग अगर भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो 3000 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है। ठीक है, इससे क्या होगा, गंगा के प्रदूषण में कमी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? इसके विकल्प हैं, ए राहुल सचदेवा, बी नितिन त्यागी, सी नितिन मेनन, डी मुकेश मेनन। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ये करंट की सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ जो इस हफ्ते हुआ है ना। तो देखिए नितिन मेनन इसका सही उत्तर है। भारत के युवा एम्पायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायर की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नाम याद रखिएगा, नितिन मेनन नाम है। अगला देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? सॉलिसिटर जनरल की बात यहाँ की जा रही है। तो देखिए सभी को पता ही है तो कि तुषार मेहता भारत की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति में वरिष्ठ वकील हैं तुषार मेहता,
जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनका याद रखना है कि इनका नाम क्या है, तुषार मेहता। ये नाम बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को याद कर लेने, करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारे पास में, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं ए सोमदेव देवबर्मन, बी सुमित नागल, सी महेश भूपति, डी रोहन बोपन्ना। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सुमित नागल। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है, इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस कोरोना काल में किसने जीता है, तो ये है सुमित नागल। और इंटरनेशनल कोई भी मतलब ये इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं इस महामारी के दौरान, क्योंकि कोरोना में अभी कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? अभी पुतिन जी का नाम आया था, बहुत सुनने में सभी ने सुना होगा, तो इनको राष्ट्रपति पद की मंजूरी कब तक के लिए मिली है? ऑप्शन है ए साल 2050, बी साल 2045, सी साल 2036 और डी साल 2055। तो बता दूं कि साल 2036। ठीक है, क्योंकि व्लादिमीर जो पुतिन है इनका जन्म हुआ है 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ठीक है, और ये 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं, और आगे जो इनके लिए बढ़ाई गई है तो वो ये है कि इनको 2036 तक के लिए प्रमोट किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? हम सभी जानते हैं कि अभी हम कोरोना महामारी से गूंज रहे हैं, तो ऐसे में किस देश की सरकार ने ये कड़ा जो फैसला लिया है वो लिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण, घाटा हो रहा था उन्हें और उत्पादन भी कम था, इसीलिए सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला ले लिया है। थोड़ी सी और बात करें अगर इसके बारे में, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, इन जो भी मिलों की मशीनें हैं वो कम से कम 70 वर्ष पुरानी हैं, और इनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल क्या हो गई है, शून्य पे पहुँच गई है। तो इस तरह से घाटे हो रहे हैं, और घाटे के कारण उन्हें क्या करना पड़ी, सारी मिलें बंद करना पड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसे नाम को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको सीधा बोल दे कि भारत और भूटान के बीच, ये नाम नहीं दिया जाए और बोल दे कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है ए 1000 मेगावाट, बी 200 मेगावाट, सी 6000 मेगावाट और डी 700 मेगावाट। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 6000 मेगावाट। यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस दौरान जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि भारत और भूटान के बीच एक अनोखा रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ इनका नाम जरूर याद रखिएगा, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो अन्य जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसे याद रखें, क्योंकि इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। अगला है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? ए कैरोनिल, बी डेक्सामेथासोन, नाम ध्यान से सुनिएगा, सी नेविविवॉल और डी वॉलसर्टेन। वॉलसर्टेन, ये चारों दवाइयों के नाम हैं, और इसमें से गवर्नमेंट ने जो दिया है वो है डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन इज अ टैबलेट या जो भी ड्रग है, केंद्र सरकार ने जिनको भी गंभीर लक्षण अगर दिखते हैं तो उनके इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉइड ड्रग है ये डेक्सामेथासोन, जिसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों को याद रख लेना है।
और WHO ने भी ये कहा है कि डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेज़ी से आगे बढ़ें, इसका तेज़ी से उत्पादन किया जाए। ठीक है, अगला और अंतिम जो आपके लिए करंट अफेयर का प्रश्न है वो है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? ए 4.3%, बी 5.3%, सी 6.3% और डी 5.9%। आपको बताना है यहाँ पर कि कितने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में उन्होंने ये कहा है कि 5.3% तक सिकुड़ने का अनुमान है। ठीक है, जितना भी हमारे देश के इतिहास में जीडीपी की सबसे निचली वृद्धि दर है वो यही होगी। ठीक है, इस साल क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम एक महामारी से जूझे हैं, तो रिपोर्ट के अनुसार जो दर है इसमें वो है 5.3%। तो ये पूरे वीक के करंट अफेयर के प्रश्न थे। 10 प्रश्न मैं आप लोग के लेकर आई थी। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे हम प्रश्नों की भी लिमिट बढ़ाएं और आपको जितना भी आपके एग्जाम से ज़रूरी है उन करंट अफेयर्स को आपके लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह अगर आप करंट अफेयर और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।